आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है परंपरागत विरोध वर्ग, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि निरुपाधिक तर्कवाद अर्थात बिना शर्त के तर्कवाद, निरुपाधिक तर्कवाक्यों में उद्देश्य और विधेय के संबंध का विधि या निषेध किया जाता है। निरुपाधिक तर्कवाद गुण और परिमाण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि तर्कवाक्य या तो स्वीकारात्मक होते हैं या निषेधात्मक होते हैं। मतलब गुण के आधार पर स्वीकारात्मक या निषेधात्मक तर्कवाक्य होते हैं। और परिमाण के आधार पर भी तर्कवाक्यों का विभाजन 2 प्रकार का है, सर्वव्यापी तर्कवाक्य और अंशव्यापी तर्कवाक्य। सर्वव्यापी तर्कवाक्य का मतलब कि उद्देश्य का जो वर्ग है उस उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्यों के विषय में जब कथन किया जाए तो वह सर्वव्यापी तर्कवाक्य कहलाता है। लेकिन जब उद्देश्य पद के केवल कुछ सदस्यों के विषय में संकेत किया जाता है तब उसको अंशव्यापी तर्कवाक्य कहा जाता है। जो निरुपाधिक तर्कवाक्य होता है इस तरीके से गुण एवं परिमाण की दृष्टि से 4 प्रकार के ये होते हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। इस तरीके से यदि देखें तो निरुपाधिक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, इसके अलावा दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। तो आप देख रहे हैं कि निरुपाधिक तर्कवाक्य गुण और परिमाण की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों तर्कवाक्यों को संकेत के रूप में क्रमशः ए, ई, आई और ओ तर्कवाक्य नाम देते हैं। अर्थात ए तर्कवाक्य का मतलब है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, ई तर्कवाक्य का मतलब है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, आई तर्कवाक्य का मतलब है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और ओ तर्कवाक्य का मतलब है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। यहाँ गुण और परिमाण की दृष्टि से इन चारों तर्कवाक्यों में देखा जाता है कि आपस में विरोध होता है। मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रखते हुए भी गुण और परिमाण या गुण और परिमाण दोनों में ही एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। प्राचीन तर्कशास्त्रियों ने इस भिन्नता को विरोध का नाम दिया था। अरस्तु ने इसको विरोध वर्ग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अरस्तु का मानना है कि समान उद्देश्य और समान विधेय के होते हुए भी गुण और परिमाण के कारण, गुण और परिमाण की भिन्नता के कारण इन तर्कवाक्यों में परस्पर विरोध होता है। और इसीलिए चूंकि इस व्याख्या को अरस्तु ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको अरस्तुकृत व्याख्या या प्राचीन व्याख्या या परंपरागत व्याख्या भी नाम दिया गया है।
अरस्तु ने एक वर्ग के माध्यम से, विरोध वर्ग के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से किसी एक कथन के या एक तर्कवाक्य के सत्य होने पर दूसरा सत्य या असत्य या अनिश्चित हो सकता है। और उसने परंपरागत विरोध वर्ग के कुछ संबंधों को दिखाने का प्रयास किया और उन संबंधों के आधार पर हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि किस तरीके से कोई तर्कवाक्य दूसरे तर्कवाक्य से विरोध रखता है। इसके लिए हम एक वर्ग के माध्यम से विरोध को समझ सकते हैं। एक वर्ग बनाते हैं। इसमें ऊपर की तरफ सर्वव्यापी तर्कवाक्य रखते हैं, नीचे की तरफ अंशव्यापी तर्कवाक्य रखते हैं, बाईं तरफ स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और दाहिनी तरफ निषेधात्मक तर्कवाक्य रखते हैं। और अरस्तु के अनुसार अरस्तु ए और ई में विपरीत संबंध मानता है, आई और ओ में विरुद्ध संबंध, ए और आई में उपासनायण का संबंध, ई और ओ में उपासनायण का संबंध, विकरणों में व्याघात का संबंध मानता है, जैसे ए और ओ में व्याघात, ई और आई में व्याघात का संबंध। तो इस तरीके से आप देखें तो अरस्तु परंपरागत विरोध वर्ग के माध्यम से 4 प्रकार के संबंधों की चर्चा करता है। विपरीत संबंध, विरुद्ध संबंध, व्याघात संबंध और उपासनायण का संबंध। विरुद्ध, सबसे पहले हम विपरीत संबंध को लेते हैं। विपरीत संबंध जिन दो तर्कवाक्यों के मध्य होता है वह एक साथ सत्य नहीं हो सकते। मतलब जिन दो तर्कवाक्यों में विपरीत संबंध होगा वह एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि असत्य हो सकते हैं। यदि आप परंपरागत विरोध वर्ग में देखें तो ए और ई का संबंध विपरीत संबंध है, अर्थात ए के सत्य होने पर ई असत्य होगा, ई के सत्य होने पर ये असत्य होगा। किंतु यदि ये असत्य है तो उस स्थिति में ई अनिश्चित होगा, डाउट होगा, क्योंकि विपरीत का नियम क्या है कि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं किंतु असत्य नहीं हो सकते। जैसे आप देखें, जैसे सभी कब आलसी होते हैं, ये तर्कवाक्य है और इसका ई तर्कवाक्य होगा कोई कब आलसी नहीं है। इसका ई तर्कवाक्य होगा कोई कब
आलसी नहीं होगा। यहां देखिए, यदि सभी कल आलसी हैं, ये कथन सत्य है, तो निश्चित रूप से ये कोई कल आलसी नहीं होता, ये कल सत्य नहीं हो सकता, अर्थात ये फॉल्स ही होगा। इन दोनों में से एक के सत्य होने पर दूसरा अनिवार्यता असत्य होगा, किंतु एक के असत्य होने पर दूसरा अनिश्चित होगा। जैसे कहा जाए सभी कल आलसी होते हैं, कोई कल आलसी नहीं होता, ये दोनों के दोनों कथन फॉल्स हो सकते हैं। मतलब एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यप असत्य हो सकते हैं। इसके असत्य होने पर दूसरे का की सत्यता अनिश्चित है, ये सत्य होगा कि असत्य होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार परंपरागत विरोध वर्ग का दूसरा संबंध है विरुद्ध संबंध। इंग्लिश में इसको सब कंट्रेरी कहते हैं और विपरीत को कंट्रेरी। जिन दो तर्क वाक्यों में विरुद्ध संबंध होता है वह एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यप सत्य हो सकते हैं। देखिए, ये विपरीत संबंध का ठीक उल्टा संबंध है, विपरीत का ठीक उल्टा विरुद्ध संबंध। इसीलिए विरुद्ध संबंध को अनुविपरीत भी कहा जाता है। अनुविपरीत। और इस संबंध की विशेषता यह है कि जिन दो तर्कवाक्यों में यह संबंध होगा वह एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यप सत्य हो सकते हैं। परंपरागत विरोध वर्ग में आई और ओ का संबंध विरुद्ध संबंध है, या आप कह लें कि समान उद्देश्य एवं समान विधेय, साथ साथ समान परिमाण वाले किंतु गुण में भिन्न दो तर्कवाक एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यप वे सत्य हो सकते हैं। जैसे आई और ओ का संबंध, यदि आई असत्य होगा तो ओ तर्कवाक अनिवार्यता सत्य होगा। मतलब आई के असत्य होने पर वो सत्य होगा, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यप सत्य हो। लेकिन इसका उल्टा, यदि आई ट्रू है तो उस स्थिति में वो जो है अनिश्चित होगा, डाउट। उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ पत्थर मूल्यवान हैं, ये आई तर्कवाक है, वो तर्कवाक है कुछ पत्थर मूल्यवान नहीं। यहां पर देखिए, यदि कुछ पत्थर मूल्यवान है, ये कथन मान लीजिए सत्य है, तो कुछ पत्थर मूल्यवान नहीं है, एक ही साथ
क्या कहा कि असत्य नहीं हो सकते यद्यपि सत्य हो सकते हैं। तो ये आई और ओ दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं कि कुछ पत्थर मूल्यवान हैं और कुछ पत्थर मूल्यवान नहीं है, किंतु एक साथ असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ पत्थर मूल्यवान हैं, पत्थर निश्चित रूप से मूल्यवान होंगे ही होंगे, और कुछ पत्थर मूल्यवान नहीं हैं। ये दोनों बातें एक साथ असत्य नहीं हो सकती। इसमें निश्चित रूप से सत्यता है। उपाश्रयण संबंध। सब अंतर नहीं। उपाश्रयण संबंध उन दो तर्कवाक्य में होता है जो समान उद्देश्य और विधेय रखते हों, साथ साथ गुण की दृष्टि में भी समान हो, गुण की दृष्टि से भी समान हो, केवल उनमें परिमाण की दृष्टि से भिन्नता होती है। आप इस रूप में आसानी से देख सकते हैं कि इस परंपरागत विरोध वर्ग में ए और आई में तथा ई और ओ में उपाश्रयण का संबंध है। उपाश्रयण संबंध में जो सर्वव्यापी तर्कवाक्य होता है उसको हम लोग उपाश्रय कहते हैं। जैसे इधर ई तर्कवाक्य उपाश्रय हुआ और इधर ए तर्कवाक्य उपाश्रय। इसी प्रकार आई तर्कवाक्य को उपाश्रित कहा जाता है, अंशव्यापी तर्कवाक्य को उपाश्रित तर्कवाक्य कहा जाता है। तो दोनों जो अंशव्यापी तर्कवाक्य है आई और ओ, ये उपाश्रित इनको कहा जाता है। उपाश्रयण संबंध के विषय में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि सर्वव्यापी तर्कवाक्य की सत्यता में उससे संबंधित अंशव्यापी तर्कवाक्य की सत्यता अंतर्निहित है, किंतु अंशव्यापी तर्कवाक्य की सत्यता में तत्संबंधित सर्वव्यापी तर्कवाक्य की सत्यता अंतर्निहित नहीं है। अर्थात ए तर्कवाक्य के सत्य होने पर आई तर्कवाक्य और ई तर्कवाक्य के सत्य होने पर ओ तर्कवाक्य अनिवार्यता सत्य होगा, किंतु आई के सत्य होने पर ए और ओ के सत्य होने पर ई के विषय में नहीं कहा जा सकता है सत्य होगा कि असत्य होगा। अर्थात उस स्थिति में ये डाउट होंगे, अनिश्चित होंगे। दूसरी बात, अंशव्यापी तर्कवाक्य की सत्यता में सर्वव्यापी तर्कवाक्य की दूसरी बात यह है कि अंशव्यापी तर्कवाक्य की असत्यता में सर्वव्यापी तर्कवाक्य की असत्यता अंतर्निहित है, किंतु सर्वव्यापी तर्कवाक्य की असत्यता में अंशव्यापी तर्कवाक्य की असत्यता अंतर्निहित नहीं है। अर्थात आई के असत्य होने पर ए और ओ के असत्य होने पर ई अनिवार्यतः असत्य होते हैं, किंतु ए के असत्य होने पर आई और ई के असत्य होने पर ओ अनिश्चित होते हैं। इसके बाद एक संबंध और बचता है, चौथा संबंध है व्याघात का संबंध, कंट्राडिक्शन, व्याघात या कंट्राडिक्शन।
व्याघात संबंध इस विरोध वर्ग में विकर्ण से जुड़े हुए जो तर्कवाक्य हैं, इन तर्कवाक्यों में है। अर्थात परंपरागत विरोध वर्ग में ए और ओ तथा ई और आई आपस में व्याघात संबंध से जुड़े हैं। व्याघात संबंध की विशेषता ये होती है कि यदि एक तर्कवाक्य या एक तर्कवाक्य सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा। यदि पहला असत्य है तो दूसरा सत्य होगा। अर्थात जिन दो तर्कवाक्यों में व्याघात का संबंध है या होता है, वह दोनों एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। और इस प्रकार इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कहा जाए कि सभी जज वकील हैं। मान लीजिए कथन, ये तर्कवाक्य है, ये कथन सत्य है। और कुछ जज वकील हैं, आई तर्कवाक्य है। ये यदि कुछ जज वकील नहीं, वो तर्कवाक्य लेना है, क्योंकि ए और ओ व्याघात संबंध से जुड़े हैं। सभी जज वकील हैं, अगर ये कथन सत्य है तो निश्चित रूप से ये कथन असत्य होगा, कुछ जज वकील नहीं। मतलब ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक को असत्य होना ही। इसी तरीके से आप ई और आई तर्कवाक्य को भी ले सकते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई मनुष्य झूठा नहीं है। और फिर कहा जाए कुछ मनुष्य झूठे हैं। ये दोनों कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते। यदि ई तर्कवाक्य सत्य है तो आई तर्कवाक्य अनिवार्यता असत्य होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में विरोध का संबंध है। परंपरागत वर्ग में दोनों आपस में व्याघात संबंध से जुड़े हुए हैं, और व्याघात संबंध की विशेषता होती है वे दोनों न एक साथ सत्य हो सकते हैं और न ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से अरस्तुकृत परंपरागत विरोध वर्ग जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हम देख सकते हैं कि जो चारों मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ, उसमें किसी एक की सत्यता पर कैसे अन्य तीनों की सत्यता या असत्यता या अनिश्चितता निर्भर करती है। और इस बात को हम एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। यदि परंपरागत विरोध वर्ग के संबंधों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ये तर्कवाक्य सत्य है
यदि ये तर्कवाद सत्य है, उस स्थिति में ई तर्कवाद असत्य होगा, ई असत्य, आई सत्य होगा और ओ असत्य होगा। इसी प्रकार यदि ई तर्कवाद सत्य है, ई सत्य है, तो ए असत्य होगा, ए असत्य, आई असत्य और ओ सत्य होगा। ए असत्य, आई असत्य और ओ सत्य। यदि आई सत्य है, आई सत्य है, तो उस स्थिति में ई असत्य होगा, ई असत्य होगा, ए और ओ अनिश्चित होंगे, ए और ओ अनिश्चित। यदि ओ तर्कवाद सत्य है, उस स्थिति में ए तर्कवाद असत्य होगा, ए तर्कवाद असत्य होगा, क्योंकि दोनों आपस में व्याघात से संबंधित हैं। ई और आई तर्कवाद अनिश्चित होंगे, ई और आई अनिश्चित होंगे। इसी तरीके से हम चारों तर्कवाक्यों को असत्य मानकर भी देख सकते हैं कि यदि इनमें से ए, ई, आई और ओ असत्य हैं, तो उन परिस्थितियों में तीनों तर्कवाक्यों की स्थिति क्या होगी। जैसे यदि ए तर्कवाद असत्य है, तो उस स्थिति में वो तर्कवाद सत्य होगा, क्योंकि दोनों में व्याघात का संबंध है। ई और आई अनिश्चित होंगे, ई और आई अनिश्चित डाउट होंगे।